हेलो एवरीवन। आज हम मेंस के आंसर राइटिंग में जो पेपर फर्स्ट के हिस्ट्री डिस्कशन कर रहे हैं उसमें हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशिक शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये मेंस में कई बार आया भी है अलग अलग एग्जाम्स में, और एमपीपीएससी में भी ये आ सकता है कि जो ब्रिटिश की औपनिवेशिक नीतियां थी उससे भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हम बेसिक बात करें कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तो ब्रिटिश का जो बंगाल में प्रभुत्व शुरू हो जाता है प्लासी युद्ध के बाद से। और जो बेहतर जो होता है ये स्थिति भी होती है बक्सर के युद्ध के बाद, इलाहाबाद की संधि जब होती है। लेकिन हम मानते हैं कि प्लासी के युद्ध से शुरुआत होता है और 1947 में भारत आजाद होता है। लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों का शिकार रहा भारत। तो इन औपनिवेशिक नीतियों से किस किस प्रकार से प्रभावित हुआ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भू-राजस्व व्यवस्था पहली नीति है। उसके बाद देखेंगे अर्थव्यवस्था की अगली नीति व्यवसायीकरण, कृषि का व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण की वजह से भारतीय जो हस्तशिल्प उद्योग था वो चौपट हो गए थे। रेलवे का विकास, रेलवे विकास ने किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को खत्म किया, चौपट किया। और देखेंगे किस प्रकार से ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारतीय धन संपदा को इंग्लैंड में भेजा और उसके बदले कुछ भी भारत को नहीं मिला। तो औपनिवेशिक नीतियों को जो पढ़ने का तरीका है औपनिवेशिक नीतियों का, वो मुख्य इन्हीं बिंदुओं के आधार पर होगा: भू राजस्व नीति, कृषि का व्यवसायीकरण और औद्योगिकीकरण, रेलवे का विकास और धन की निकासी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भू राजस्व नीति। तो ब्रिटिश काल में भारत की भू राजस्व नीति का जो प्रमुख उद्देश्य था, यदि हम उद्देश्य की बात करें तो ब्रिटिश भू राजस्व नीति का एक ही उद्देश्य था: अधिक से अधिक धन की प्राप्ति करना, अधिक से अधिक भू राजस्व का वसूली करना। अब इस जब अधिक धन मिलेगा तो इससे क्या होगा? सैन्य शासन या सैन्य शक्ति मजबूत होगी, प्रशासनिक ढांचा मजबूत होगा और उसी सैन्य और प्रशासनिक ढांचे के बल पे भारत पे कब्जा करे किए रहेंगे और अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। तो कुल मिला के भू राजस्व नीति का उद्देश्य, आपको एक लाइन में कहूँ तो यही होगा कि अधिक से अधिक धन की प्राप्ति करना और उस धन के माध्यम से सशक्त सैन्य और प्रशासनिक संगठन के माध्यम से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। तो ये हो गए ब्रिटिश की भू राजस्व नीति का उद्देश्य। अब इस भू राजस्व नीति का प्रभाव क्या रहा, तो यदि हम प्रभाव की बात करें तो दोनों स्तर पे देखेंगे, नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक। ज्यादातर जो हुए नकारात्मक हुए। नकारात्मक में जो इनके द्वारा दैध शासन एवं पंचशाला पद्धति लागू की थी उसमें कृषकों से अधिकतम कर वसूला जाता था। तो भारतीयों के लिए तो ये नकारात्मक रहेगा, अधिकतम कर वसूलेंगे तो भारतीय किसानों की हालत खराब हो जाएगी। बारंबारता, अकाल की बारंबारता बढ़ जाएगी। इसके अलावा जमींदारी, दूरस्थ जमींदारी प्रथा का विकास होगा। इसका मतलब इतना सा है कि जो दूर दराज के जमींदार थे वो ठेका ले लेते थे कि हम यहाँ से भू राजस्व वसूल के आपको देंगे। तो उस क्षेत्र का भी जमींदार नहीं होता था, शहरों के जमींदार होते थे और भू राजस्व वसूली की ठेकेदारी ले लेते थे और वो भू राजस्व वसूल के ब्रिटिश को देते थे। भूमि का विखंडीकरण होने लगा और भूमि के जो विवादों में उनकी संख्या बढ़ जाती है, भूमि के टुकड़े होना शुरू हो गए। इसके अलावा जब भू राजस्व नहीं चुका पाएंगे किसान तो नकदी फसलों की ओर जाएंगे। जब नकदी फसलों की ओर जाएंगे तो खाद्यान्न फसलों की कमी होगी, इससे भी भुखमरी और अकाल की बारंबारता बढ़ जाएगी। ये भी नकारात्मक प्रभाव ये। अधिक से अधिक भू राजस्व वसूली, जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त। जब अधिक से अधिक भू राजस्व वसूला जाएगा तब भी किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। महालवाड़ी व्यवस्था से जो बड़े कृषक द्वारा छोटे किसानों को भूमि हस्तगत करना, यानी बड़े कृषकों द्वारा छोटे किसानों की भूमि क्या है, हथिया लेना। जब छोटे किसान ऋणग्रस्त हो जाएंगे तो वो अपनी जमीनें बड़े किसानों को या जमींदारों को देना शुरू कर देंगे। कृषक ऋणग्रस्तता से शिकार हो जाएंगे। तो ये सारे भू राजस्व नीति के नकारात्मक प्रभाव हैं ब्रिटिश काल की। यदि हम कुछ सकारात्मक बोलें, सकारात्मक वो कुछ खास नहीं है। एक तो यही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जब वाणिज्यीकरण हो जाएगा तो वैश्विक जो भारतीय कृषि है वो वैश्विक या अंतरराष्ट्रीय कृषि के साथ जुड़ जाएगी। इसके अलावा एक जो जमींदार वर्ग वर्ग तैयार होगा, ये जमींदार वर्ग क्या करेगा, भारतीय कला उद्योगों के लिए आगे चल के सहयोगी बनेगा और एक मध्यम वर्ग का काम करेगा जो ब्रिटिश की आर्थिक या शोषणकारी नीतियों को उजागर करके एक जनमत को तैयार करेगा। तो इस तरह से एक ये भी इसमें सकारात्मक पक्ष के अंतर्गत आप मान सकते हैं।
रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो इनकी रैयतवाड़ी भू राजस्व की व्यवस्था थी उसमें भूमि का मालिक अब किसान हो गए थे। तो ये भी ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों का सकारात्मक प्रभाव है। अगला देखेंगे, आर्थिक नीतियों के अंतर्गत कृषि का व्यवसायीकरण। इसके नकारात्मक प्रभाव क्या रहे? इससे मध्यस्थों का और दलालों का जो संख्या है उनकी बढ़ गई और उनको लाभ ज्यादा मिलने लगा, क्योंकि नकदी फसलें पैदा शुरू हो गई थी। आर्थिक विषमता बढ़ने लगी, किसान गरीब होने लगे, मध्यस्थ दलाल अमीर होने लगे। कुछ क्षेत्रों के किसानों की फिर भी स्थिति सुधरी, लेकिन कुछ क्षेत्रों, ज्यादातर क्षेत्रों में किसानों की हालत खराब ही होती गई, तो आर्थिक विषमता बढ़ी। खाद्यान्न उत्पादन कम होने लगा, तो भुखमरी, अकाल की बारंबारता बढ़ी। नकदी फसलों हेतु आवश्यक धन के कारण ऋणग्रस्तता, किसानों को नकदी फसल पैदा करने के लिए ऋण लेना होता था और वो ऋणग्रस्त होते थे, फिर उनकी जमीन चली जाती थी। तकनीकी के अभाव में नकदी खेती में भी असफल, बहुत सारे किसान असफल ही रहे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि हम व्यवसायीकरण, कृषि के व्यवसायीकरण की कुछ सकारात्मक बात करें, तो कृषि का पूंजीवादी स्वरूप यहीं से शुरू हो जाता है। कृषि का पूंजीवादी स्वरूप, क्योंकि जीवन निर्वाह कृषि ही ज्यादातर रही है भारत में, लेकिन अब यहाँ से पूंजीवादी स्वरूप शुरू हो जाएगा। नकदी फसलों के व्यापार हेतु यातायात एवं संचार के साधनों का विकास होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब नकदी फसलें उत्पादन होने लगेंगी, तो उसका एक जगह से दूसरी जगह या कच्चा माल ब्रिटिश को दूर दराज के क्षेत्रों से बंदरगाह लाना होता था और यहाँ से ब्रिटेन भेजना होता था, तो इसलिए व्यापार, संचार और यातायात का विकास किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में जैसे कावेरी डेल्टा है, किसान समृद्ध हुए। वजह क्या है? यहाँ पे जो कुछ उत्पादन हुआ, उत्पादन अचानक से बढ़ा और नकदी फसलों के उत्पादन होने से उनको कुछ फायदे भी मिले, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि ये सकारात्मक प्रभाव हैं कृषि के। अब हम बात कर लेते हैं विऔद्योगिकीकरण का। ब्रिटिश विऔद्योगिकीकरण का भारत में क्या प्रभाव? विऔद्योगिकीकरण का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भारत के जो हस्तशिल्प उद्योग थे उनका पतन होना, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन और उसके बदले में नए उद्योगों का लगाया ना जाना। तो जब हस्तशिल्प उद्योग पतन हो जाएंगे और नए उद्योग लगाए नहीं जाएंगे, तो इस स्थिति को बोलेंगे विऔद्योगिकीकरण। तो इसके नकारात्मक क्या प्रभाव हुए? पहला यही है कि हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ और कृषि, इससे वो जनसंख्या जो इन लघु कुटीर उद्योगों में जो लगी थी वो कहाँ चली जाएगी? वो अब चली जाएगी कृषि की ओर और कृषि में बोझ बढ़ेगा। कृषि एवं घरेलू उद्योगों की स्वावलंबी अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगी। जो कृषि और जो घरेलू उद्योग थे, एक स्वावलंबी थे, अच्छी स्थिति में थे, तो वो अब चरमरा जाएगा और बेरोजगारी और निर्धनता, गरीबी बढ़ जाएगी। हस्तशिल्प के नगर जैसे ढाका, मुर्शिदाबाद, इनका भी पतन होगा। जो नगर उस समय मुगल काल में जो अपने हस्तशिल्प और लघु कुटीर उद्योग के चलते विकसित अवस्था में थे, जब ये लघु कुटीर उद्योग चौपट होंगे तो वो नगर भी अपने आप कमजोर हो जाएंगे। भारतीय बाजार विदेशी वस्तुओं से भर जाएगा और भारतीय वस्तुओं के कोई खरीदार ही नहीं रह जाएंगे। सकारात्मक क्या रहा? हस्तशिल्प के पतन से आधुनिक उद्योगों का मार्ग प्रशस्त हुआ, लेकिन आधुनिक मार्ग तो प्रशस्त हुआ, लेकिन आधुनिक उद्योगों की उस लेवल पे स्थापना नहीं हो पाई, और यदि स्थापना हुई भी तो वो भी ब्रिटिश की आवश्यकता पूर्ति करने के उद्देश्य से हुई, ना कि भारतीयों की समस्याओं और भारतीयों के विकास करने के उद्देश्य से नहीं हुई। अब यदि हम रेलवे के विकास की बात करें, तो रेलवे ने भी भारत के आर्थिक विकास को अवरुद्ध किया है अलग अलग तरीके से। कैसे? क्योंकि रेलवे दूर दराज के क्षेत्रों में, रेलवे की वजह से भारत का कच्चा माल सारा विदेश में भेजना आसान हो गया। जब कच्चा माल दूर दराज के क्षेत्रों से लाके विदेश में भेजेंगे, तो भारत में औद्योगिकीकरण होगा ही नहीं। दूसरा, यदि कहीं कोई विद्रोह होता था, उस विद्रोह को भी दबाना था, तो रेलवे के माध्यम से तत्काल सेना या पुलिस की व्यवस्था हो जाती थी। तो रेलवे का भी उपयोग ब्रिटिश ने अपने फायदे के लिए बेहतर तरीके से किया। तो देखें यहाँ पे, रेलवे के कारण भारतीय कच्चा माल, आपको ध्यान रखना है, दूर दराज के क्षेत्रों से विदेश भेजा जाने लगा एवं भारतीय बाजारों में ब्रिटिश पहुंच का विस्तार आसान हो गया। लेकिन ये चीजें भारतीयों के लिए नकारात्मक है, ब्रिटिश के लिए सकारात्मक हो सकती है, अपने लिए नकारात्मक है कि यहाँ का कच्चा माल सस्ते में और फ्री में बाहर जा रहा है। रेलवे पर निवेशकों को 5% लाभांश की गारंटी की। जब रेलवे का विकास हो रहा था, तो जो कंपनियां रेलवे की लाइन बिछा रही थी उनको लाभांश की गारंटी दी गई, भले यहाँ लाभ मिले या ना मिले। इससे भी बहुत सारा धन भारत का ब्रिटिश को गया। अतः घाटे के बाद भी लाभांश के रूप में भारतीय धन विदेश में गया। रेलवे के निर्माण में भी बहुत ज्यादा लोक कल्याण प्रभावित हुई, बहुत अधिक व्यय खर्चा, जो भी लोक कल्याण में खर्चा हो सका था, शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्धनता को कम करने में जो खर्चा हो सकता था, वो सारा खर्चा हो गया रेलवे के विकास में। तो ये भी भारत के लिए हितकर नहीं रहा।
यदि कुछ सकारात्मक बात करें भारत के पक्ष में, तो ग्रामीण एवं शहरी बाजारों की वृद्धि कम होने से भारतीय अर्थव्यवस्था का एकीकरण हुआ। कहने का मतलब ये है कि इससे कुछ विकास, रेलवे का ये फायदा हुआ कि अर्थव्यवस्थाएं जुड़ गई, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था, लोगों का आवागमन थोड़ा सा आसान हुआ, कनेक्टिविटी बढ़ने से लोग एक दूसरे के संपर्क में आए। यही इसका रेलवे के विकास का कुछ फायदा है। अगला हम देखेंगे कि धन की निकासी, जो औपनिवेशिक नीतियों से धन की निकासी हुई थी, उसने किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। तो भारतीय पूंजी का विदेशी गमन, परिणामता निवेश में कमी है। जब भारतीय सारा धन विदेश में चला जाएगा अलग अलग माध्यम से, तो भारत में क्या होगा, निवेश कम होगा। जब निवेश कम होगा तो हस्तशिल्प, आधुनिक उद्योग, इनका सबका पतन होगा, किसी का विकास नहीं होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, निर्धनता बढ़ेगी और लोगों का कृषि की ओर पलायन होगा और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य और सशक्त हो जाएगा। धन का निष्कासन राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ा मुद्दा बन के सामने आया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि धन निष्कासन जो है, एक तरह से लोगों को संगठित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब उस समय के मध्यम शिक्षित वर्ग ने ये सिद्धांत दिया कि किस प्रकार से धन का निष्कासन हुआ है ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की वजह से, और लोगों तक समाचार पत्रों के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, विभिन्न तौर तरीकों से जब लोगों को ये बात समझ में आई कि कैसे भारतीय धन दौलत विदेश में गई है, तो इस चीज ने, धन के निकासन के सिद्धांत ने भी लोगों को एकजुट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो निष्कर्षतः सभी नीतियों के अंतर्गत औपनिवेशिक शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था गरीबी और दरिद्रता का शिकार हुई थी। तो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ कि किस प्रकार औपनिवेशिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया।